हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम कोस्ट शीट के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैम आपने यूनिट 1 तो पढ़ा दी थी, कोस्ट शीट तो आपने बताई थी वहां पे, फिर अभी क्वेश्चन एंड में क्यों करा रहे हो? देखो, अगर आपने यूनिट 1 देखी होगी तो यूनिट 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोस्ट शीट के क्वेश्चन है ना, उनको कराने से पहले आपको मुझे 2 यूनिट करानी पड़ेगी, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट, जो मैंने आपको अब तक करा दी है। तो अब मैं आपको कराऊंगी कोस्ट शीट के क्वेश्चन एज आई हैव प्रॉमिस। तो देखो, कोस्ट शीट के ये वाला सैंपल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, ठीक है। अब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ डिटेल सैंपल ऑफ द कोस्ट शीट, क्योंकि उस टाइम पे आपने यूनिट सेकेंड यूनिट थर्ड नहीं पढ़ी थी, तो मैं आपको डिटेल सैंपल नहीं करा सकती थी, तो मैंने आपको ऊपर वाला दे दिया था। अब देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। ये तो आपको मैंने पहले वाले सैंपल में भी बताया था। बट प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो चाहिए होता है, इसके अलावा जो लेबर होती है वो चाहिए होती है। बट पहले शीट में जो मैंने डायरेक्टली मटेरियल आपको दे दिया था, डायरेक्टली मटेरियल वहाँ पे लिखा था, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होगा। क्वेश्चंस में आपको मटेरियल कैलकुलेट करना होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में आपको परचेस ऐड करना होगा, कैरेज इनवर्ड ऐड करना होगा, ऑक्ट्री एंड कस्टम ड्यूटी अगर दे रखी है वो ऐड करनी होगी, या इसके अलावा परचेसेस की कोई एक्सपेंस है तो वो भी ऐड करनी होगी। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करके आपके पास आएगा डायरेक्ट मटेरियल जो कंज्यूम किया है। इसके अलावा आपको फिर डायरेक्ट प्रोडक्टिव वेजेस ऐड करनी है और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करनी है। इन तीन आइटम्स को ऐड करके आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हुई है। गाइस देखो, मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में कि आप बिल्कुल ये पूरा का पूरा इतना डिटेल कोस्ट शीट का जो सैंपल है वो याद कर लोगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नहीं होगा, किसी के दिमाग में नहीं होता, मेरे दिमाग में भी पूरा सैंपल फिट नहीं है। बट जो मैं आपको बेसिक पढ़ा रही हूँ, सारा ध्यान इधर उधर से हटा के, जो भी मैगी खाता हुआ पढ़ रहा है, पास्ता खाता हुआ पढ़ रहा है, कोई फ़ोन चलाते हुए पढ़ रहा है, सारा ध्यान हटा के बस इस वीडियो पे अभी लगा लो, क्योंकि ये सैंपल थोड़ा बहुत भी, मान लो अगर 5% भी आपको इसका समझ आ गया ना, तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। प्राइम कॉस्ट तो समझ आया, 3 आइटम हमें ऐड करने, ठीक है। कौन कौन से? मटेरियल ऐड करना है, लेबर ऐड करना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करनी है। प्राइम कॉस्ट में हमें ऐड करना होता है वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड। आप इसे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से भी लिख सकते हो, आप इसे वर्क ओवरहेड के नाम से भी लिख सकते हो। अब इस फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड में क्या करना होता है, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है ना फैक्ट्री से रिलेटेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट किससे रिलेटेड? फैक्ट्री से रिलेटेड, वो हमें ऐड करनी होती है। लाइक इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, लीव वेजेस, ओवर टाइम प्रीमियम, फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर कहाँ चाहिए होगी? फैक्ट्री में ही तो मशीन चलाने के लिए चाहिए होगी ना। रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री का ही रेंट एंड टैक्सेस जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंश्योरेंस, मशीन का इंश्योरेंस, फैक्ट्री की लाइटिंग, सुपरविजन, फैक्ट्री में सुपरविजन चाहिए होगा, वर्क स्टेशनरी, कैंटीन एंड वेलफेयर, रिपेयर, ग्रीस एंड ऑयल, वर्क सैलरी, डेप्रीसिएशन। किस किस चीज़ पे डेप्रीसिएशन? प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री की बिल्डिंग और फैक्ट्री के फर्नीचर पे, तीनों चीज़ें फैक्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा वर्क एक्सपेंस, गैस एंड वाटर, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। देखो, ड्राइंग ऑफिस सैलरी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों? यहाँ पे वर्ड आया ऑफिस, बच्चों को लगता है कि ये ना एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में चला जाएगा। नहीं, ड्राइंग ऑफिस सैलरी फैक्ट्री में ही आएगा। इसको बहुत ध्यान से याद करना, इसीलिए मैं इसे पॉइंट आउट कर रही हूँ। इसके अलावा टेक्निकल डायरेक्टर की फी, लैबोरेटरी एक्सपेंस, पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, वर्क टेलीफोन एक्सपेंस, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, या और इसमें से हमें माइनस क्या करना होता है? सेल ऑफ स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट। अगर कोई भी बाय प्रोडक्ट हमने सेल किया है तो उसकी कॉस्ट हम माइनस कर देते हैं। देन उसके बाद इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम माइनस करते हैं और हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। हमने ऐड क्या किया है? हमने ऐड किया है फैक्ट्री ओवरहेड। आया क्या हमारे पास? फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद हम इसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सारे ऐड करते हैं, ठीक है। ऑफिस की सैलरी, डायरेक्टर की फी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की स्टेशनरी, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस। देखो, मोस्टली चीज़ों में ना ऑफिस खुद ही लिखा होगा, तो आपको पहचानने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत ही इधर उधर है, उसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे पास जो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ऐड करेंगे, ठीक है। देन वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सी, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS, ठीक है। उसके बाद हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसमें जो पहली है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। गाइस देखो, आपको क्वेश्चन ना खुद बताएगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये जर्नल है,
या प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर इसने बोला जर्नल है तो ये यहीं ऐड होगा। अगर इसने बोला ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये ऊपर ऐड होगा। अभी जब मैं आपको पहला ही क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा देखो, जब हम सेल करते हैं तो सेल में एडवर्टाइजमेंट हमें हेल्प करता है। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी तो हमारी सेलिंग बढ़ेगी ना। तो एडवर्टाइजमेंट आ गया। शोरूम में सामान दिखाएंगे तभी लोग सामान परचेस करेंगे। बेड डेट आ गया, सेल्समैन की सैलरी, पैकेजिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड कहाँ आया था? जिन लोगों का ध्यान होगा ना उन्हें पता है कि कहाँ आया था। कैरेज इनवर्ड हमारा स्टार्टिंग में ही आया था, प्राइम कॉस्ट में ही आया था, ठीक है, जब हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकाल रहे थे। और कैरेज आउटवर्ड हमारा यहाँ आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ध्यान रखना। फिर सेल्स एजेंट का कमीशन, काउंटिंग हाउस सैलरी, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी वैन, कलेक्टिंग चार्ज, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ टेंडर, ये सारी एक्सपेंस हमें ऐड करनी होगी, ठीक है। देन आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मतलब जो टोटल कॉस्ट हमारी है वो हमने अब तक कैलकुलेट कर ली। अब हम ये थोड़ी है कि जितनी हमारी कॉस्ट पड़ रही है इसी पे सामान बेच देंगे, नहीं ना, हम अपना प्रॉफिट भी लगाएंगे। तो उसके अंदर हम अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं और तब आता है हमारा आंसर ऑफ सेल, ठीक है। आई होप आपको इतना ये चीज़ समझ आ गई है। नहीं आई है तो एक बार फिर से वीडियो रिमाइंड करके देखो, एटलीस्ट 2 बार इस पूरे पोर्शन को देखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ना क्वेश्चंस पे। गाइस देखो, क्या क्या इंक्लूड करना है वो तो हमने देख लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या क्या एक्सक्लूड करना है। अगर आपको ये पता होगा ना कि क्या क्या एक्सक्लूड करना है, क्योंकि एक्सक्लूजन की लिस्ट देखो सिर्फ 15 आइटम है, इंक्लूजन की लिस्ट देखोगे बहुत लंबा है, बहुत लंबी है, ठीक है। तो अगर हमें ये पता होगा कि ये 15 आइटम हमें इंक्लूड नहीं करने, तो हमें पता है कि इनको छोड़ के बाकी सब कुछ इंक्लूड करना है। तो सबसे बेटर क्या है, इन 15 आइटम को याद कर लो। तो क्या क्या हमें इंक्लूड नहीं करना है? कैश डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करना, प्राइमरी एक्सपेंस नहीं करनी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं करना, ट्रांसफर टू रिजर्व, इनकम टैक्स पेड, प्रॉफिट लॉस सेल ऑन फिक्स्ड एसेट, पेंशन एंड ग्रेच्युटी, एप्रोप्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, देन इंटरेस्ट पेड, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन ऑफ बेड डेप्थ। बेड डेप्थ ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना? प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ ऐड नहीं करना, डोनेशन ऐड नहीं करनी, डिविडेंड पेड नहीं करना, डैमेज पेएबल एट लॉ एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो ये 15 आइटम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि ये एग्जाम में आएंगे तो इंक्लूड नहीं करने। और पता है क्वेश्चन की एक खास बात बताऊं, इसमें से एटलीस्ट 5 आइटम आपको क्वेश्चन में ज़रूर मिलेंगे। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो, इंक्लूड कर दे और बस पूरी कैलकुलेशन खराब हो जाए। बट हम तो स्मार्ट हैं, हमें पता है कि 15 आइटम ये बिल्कुल इंक्लूड नहीं करने, क्योंकि हम तो ढंग से याद करके जाएंगे, है ना। सो गाइज फाइनली अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, देखने में भी आपको लग रहा होगा कि अरे कोर्स शीट का क्वेश्चन कितना बड़ा है, बट गाइज ट्रस्ट मी, 2 क्वेश्चन करोगे और तुम्हारे दिमाग में सारा फॉर्मेट फिक्स हो जाएगा। कोर्स शीट के क्वेश्चन का पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका ना सेम सा ही है, मतलब ज़्यादा ना एग्जामिनर आपको इसमें घुमा नहीं सकता। हद से हद वो 15 आइटम जो मैंने आपको अभी पहले बताया उनके साथ खेल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, तो ये ना इसमें बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छा खासा 9 से 15 10 मार्क्स में तो आ ही जाएगा, ठीक है। और सिंपल एक फॉर्मेट आपको याद रखना है और काम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, यहाँ लिखा है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ जेके प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। क्या क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 1 अप्रैल 2021। देख के ही पता चल रहा है कि इट्स एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। देन उसके बाद 31 मार्च का दे रखा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया। मटेरियल कितना परचेस किया, ये हो गया। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड दे रखा है हमें, ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी, काउंटिंग हाउस सैलरी, ये सब दे रखा है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेट बना लेना है। इसकी ना फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ऊपर जरूर लिखना है, कोर्स शीट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, ठीक है। फिर 2 ये कॉलम बना लेना है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, क्या करना है बताओ? तुमने तो ढंग से देखी थी ना वीडियो, 2 बार रिमाइंड करके। प्राइम कॉस्ट, सही बात है, हमें प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना है। और प्राइम कॉस्ट के अंदर हमें 3 आइटम लिखने हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा मटेरियल, एक हमारा लेबर हो जाएगा, और उसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगी तो वो हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं। देखो मटेरियल की कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या आएगा हमारा, ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 47,000, ठीक है। देन उसके बाद जो हमने परचेस किया, कितना मटेरियल परचेस किया है, 2,08,000, ठीक है। देन जो हमारा कैरेज इनवर्ड था, याद है ना, कैरेज आउटवर्ड कहाँ आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कैरेज इनवर्ड कहाँ आता है, यहाँ मटेरियल कैलकुलेशन में। सो दैट इज 8,200। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना था, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दैट इज 45,000। इसको हम कर देंगे माइनस, माइनस करना है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसका टोटल कितना आ जाएगा हमारा, कितना है ये,
हमारा जो टोटल मटेरियल कंज्यूम है वो कितना आ जाएगा, दैट इज 2,18,200, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन वेजेस कितनी थी, क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन वेजेस दे रखी है 1,45,000 की। अभी प्रोडक्शन वेजेस क्या है, अरे गाइस डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन वेजेस सेम ही तो है ना, प्राइम कॉस्ट में हमें और कुछ नहीं दे रखा, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो इन्हीं दोनों आइटम का हम कर देंगे टोटल और हमारे पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कितनी आएगी, प्राइम कॉस्ट है 3,63,200। आई होप इतना आपने मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर लिया होगा, चीज़ें समझ ली होगी बढ़िया से, और प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें कैलकुलेट करना है फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या ऐड करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड में हमारा क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी आएगा, ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि ड्राइंग ऑफिस सैलरी है लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। इसके अलावा जहां भी फैक्ट्री लिखा है ना बस उसे ढूंढ लो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री, तो मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी मतलब फैक्ट्री ओवरहेड है। डेप्रीसिएशन ऑन अ प्लांट मशीनरी एंड टूल मतलब फैक्ट्री ओवरहेड है। इसके अलावा रेंट लिखा आगे ब्रैकेट में लिखा है फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री ओवरहेड है। एंड देन रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी एंड टूल, देखो प्लांट मशीनरी एंड टूल कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, अगर उसकी रिपेयरमेंट भी करा रहे तो ये भी तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा ना। तो अब ये सारी चीजें हम अपने टेबल में डाल देंगे। रेंट एंड टैक्सेस की वैल्यू क्या थी, रेंट एंड टैक्सेस थे 3,000 के, तो यहाँ आ जाएगा 3,000, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग ऑफिस सैलरी कितने का था, दैट इज 9,600, तो वो वैल्यू हम लिख देंगे। डेप्रीसिएशन कितना था प्लांट पे, दैट इज 9,100। उसके बाद रिपेयर ऑफ प्लांट कितने का, दैट इज 8,600। देन फैक्ट्री गैस एंड वाटर था हमारा 1,000 का, और डायरेक्टर की जो सैलरी थी, सॉरी मैनेजर की जो सैलरी थी वो थी 11,250। अब इन सबको जब हम ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमारे पास जो फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है, सॉरी जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड ही आएगा। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप ऐड करोगे तो आएगा 42,550, ठीक है। लेकिन हमें तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब प्राइम कॉस्ट जो ऊपर हमने अभी कैलकुलेट करी थी, ये प्राइम कॉस्ट जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी ये वाली, इसमें जब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे इस वाली वैल्यू को, तो हमारे पास आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आएगी, दैट इज 4,05,750, ठीक है। यहाँ पे गाइस जीरो है, ये लिखा नहीं जा रहा, ठीक है। 4,05,750 ये हमारा हो गया। करने के बाद ना एक चीज पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ना एक लाइन लिखी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जर्नल होंगे या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे, वो हमें क्वेश्चन खुद बताएगा। देखो यहाँ क्या बोला है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि अब अभी हमें फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट को निकालने के बाद हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को उसमें ऐड करना होगा। अब कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है हमारे, देखो जितने भी आइटम ऑफिस आ रहा है ना, जितने भी आइटम है वो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में हमें ऐड कर देना है, जैसे कि रेंट टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ऑफिस, मतलब ये ऑफिस ओवरहेड है। देन उसके बाद डेप्रीसिएशन राइट ऑफ ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस से रिलेटेड है, ये भी आएगा। डायरेक्टर की फी आएगी क्योंकि डायरेक्टर तो ऑफिस में होता है। इसके अलावा गैस वाटर चार्जेस ऑफिस ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये भी ऑफिस ओवरहेड है। इसके अलावा जो जनरल चार्जेस है वो भी हमारे ऑफिस ओवरहेड में आते हैं। तो फटाफट अब इनको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या वैल्यू हमें दी हुई है, फटाफट वो वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस की वैल्यू जो रखी है दैट इज 1,000, यहाँ मेंशन कर देंगे 1,000। फिर डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर की वैल्यू है 600। देन आता है डायरेक्टर फी जो कि है 6,000। देन आता है हमारा गैस एंड वाटर दैट इज 1,050। देन आता है जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस हमें दे रखे 11,000, ठीक है। अब इस पूरे को जब हम टोटल करेंगे ना तो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का टोटल आएगा, तो उसको ऐड करके लिखते हैं दैट इज 19,650। अब जो अब तक का हमने टोटल निकाला था, मतलब जो हमने फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करी थी ना, फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ये वाला अमाउंट ऐड करेंगे तब हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब आप ये वाला अमाउंट ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4,25,400, ठीक है। 4,25,400 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और इसको ऐड करने के बाद फाइनली हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स या फिर फाइनल ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से आइटम हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ऐड करने हैं।
जिनकी हेल्प से भी जो भी कॉस्ट हमारी किसी भी सामान को बेचने में आ रही है वो सारी हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगी। सबसे पहले क्या है, काउंटिंग हाउस सैलरी, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आता है। इसके अलावा कैरेज आउटवर्ड, मतलब सामान बाहर जा रहा है तो बेचने के लिए तो बाहर जा रहा है ना, तो वो भी हमारा इसी में आएगा। उसके अलावा बेड डेप्थ रिटर्न ऑफ, मैंने क्या आपको क्या बताया था, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ एक्सक्लूड है, लेकिन बेड डेप्थ रिटर्न ऑफ हमारा आएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, बेड डेप्थ रिटर्न ऑफ नहीं ऐड करते, तो ये भी आपका ऐड होगा। इसके अलावा जो हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो ऐड होगा और ट्रैवलिंग सैलरी एंड कमीशन ऐड होगा। तो फटाफट इन वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो देखो काउंटिंग हाउस सैलरी हमारी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 14,000, इसको लिख लेते हैं। देन कैरेज आउटवर्ड की वैल्यू दी है 5,100। देन बेड डेप्थ रिटर्न ऑफ हमारा दिया है 4,700 का। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमें दे रखी है 3,700 की। उसके बाद हमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,700 की दे रखी है। ट्रैवलिंग सैलरी जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 7,800 की। अब इन सारी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 35,300। ठीक है, अब देखो अब तक जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करी थी ना, पीछे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस वाली वैल्यू में हम ये सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 4,60,700, ये हमारी आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू। अब देखो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स तक तो कैलकुलेट कर लिया, बट इसमें हम अपना कोई प्रॉफिट भी ऐड करेंगे और फिर हमारी सेल्स की वैल्यू आएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है या सेल्स दी हुई है। तो देखो प्रॉफिट तो नहीं दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है, यहाँ पे ये सेल्स मेंशन है, दैट इज 4,87,000 की। तो फटाफट इसको लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं हम 4,87,000, ये हमारा फाइनल अमाउंट है। तो अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे, मतलब 4,87,000 में से जब हम 4,60,700 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा प्रॉफिट जो आएगा दैट इज 26,300। बस इतना आपको करके आना है और आपका कोर्स शीट हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो ये टॉपिक कुछ अलग सा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको कोर्स शीट के कुछ अलग अलग चीजें कैलकुलेट करने में ये हेल्प करेगा। तो टॉपिक है प्राइस कोटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो जो टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है वो 50,000 है और बोला है कि आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और ये चीज दे रखी है कि प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ द कॉस्ट। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? वीडियो को पॉज करो, फटाफट कैलकुलेशन करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप इतने इंटेलिजेंट तो बिल्कुल हो कि आप इसको मिनट में कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेशन हुई है इसकी। जिनको नहीं समझ आया है कोई बात नहीं, आप ध्यान से देख लो। क्या बोला था, 20% ऑफ द कॉस्ट बोला था। कॉस्ट कितनी है हमारी, 50,000, इसका 20% निकाल लो। तो जब आप 50,000 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, बहुत समझ आ गई ना। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। देखो यहाँ पे ना मैंने हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट किया है। हमारी टोटल कॉस्ट अभी भी 50,000 है, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो इस बार है ना वो 20% ही है, बट कॉस्ट का नहीं, सेलिंग प्राइस का। अब मैम क्वेश्चन में तो आपने सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं, यही तो चक्कर है, इसी को तो आपको सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, तो अब हम क्या जाएंगे, हम यूनिटरी मेथड से जाएंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 100 है। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी है, हमारा सेलिंग प्राइस 100 है। ठीक है, कॉस्ट हमें पता नहीं, हमारा प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर एसपी हमारा 100 है तो प्रॉफिट कितना हो गया, इस 100 का 20%, 100 का 20% निकालोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जब आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट आएगी। यही तो होता है ना, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस कॉस्ट। आई होप ये तो बेसिक है, पता होगा। तो आप 100 में से जब आप 20 माइनस करोगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 80। अब आपने ये क्यों निकाली मैम, गाइस इसलिए मैंने निकाली क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है 50,000। अब हम इस अजम्पशन को रियलिटी के साथ कंपेयर करेंगे। कैसे, हमारी अजम्पशन में हमारी कॉस्ट आई है 80, बट रियलिटी में हमें कॉस्ट क्या दी है, 50,000 दी है। ठीक है,
हमारी अजम्पशन में सेलिंग प्राइस हमारा 100 था, बट रियलिटी में हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया, बट हम निकाल सकते हैं। कैसे? अब हम इस 50,000 को डिवाइड करेंगे अपनी अजम्पशन वाली वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस की अजम्पशन वाली वैल्यू से। जब आप ऐसा कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 62,500। एंड गेस व्हाट, दिस इज आवर रियल एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। लेकिन मैम हमें तो प्रॉफिट निकालना था ना क्वेश्चन में। हाँ भी करते हैं। देखो, प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए हम जो हमारा 62,500 ये हमारा एक्चुअल एसपी आया ना, इसका 20% ले लेंगे। जब आप इसका 20% कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 12,500। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ना मेन पर्पस ये नहीं था आपको समझाने का, मेरा मेन पर्पस अब शुरू होता है। अब ना ज़रा अपने दिमाग, कान, सब कुछ, आँख नाक कान खोल के सुनना शुरू करो। देखो, यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज 20% ऑफ एसपी। ठीक है, अब अगर इसमें प्रॉफिट को कॉस्ट से कंपेयर करूँ तो कितना आएगा? प्रॉफिट को डिवाइड करके देखो कॉस्ट से। कॉस्ट से हमारा प्रॉफिट कितना था? ये, इसको डिवाइड करो 50,000 से, कितना आ रहा है? फटाफट डिवाइड करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है। परसेंटेज में निकालना, 100 से और मल्टीप्लाई कर देना। 25% आ रहा है ना? 25% आ रहा है ना? यही मेरा मेन पर्पस था। देखो, अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी कहेगा कि जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ एसपी है, तो आपको याद रखना कि प्रॉफिट फिर कॉस्ट का 25% होगा। अब मैम आपकी वो इसको याद रखने के लिए बोल रही हूँ। देखो, फिर से देखो क्वेश्चन को, दोबारा देखो। यहाँ पे हमें क्या बोला था? 20% ऑफ एसपी। हमने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी। अब अगर आपको ये चीज़ याद है कि प्रॉफिट अगर 20% सेलिंग प्राइस का है, तो वो हमेशा हमेशा कॉस्ट का 25% होगा। तो आपको बस इतना करना होगा कि ये जो कॉस्ट है 50,000, इसको लिखना होगा, इसका 25% निकालना होगा और आपके पास आ जाएगा 12,500, जो कि आपका क्या है? प्रॉफिट। ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई है, इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इसलिए करवा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपका टाइम बचे। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ऑलरेडी 4th सेम में हो, आपको पता होगा कि टाइम बहुत बचाना पड़ता है, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अब आपको यहाँ से बस एक चीज़ याद रखना, इफ़ प्रॉफिट 20% ऑफ एसपी, देन प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ कॉस्ट। बस आपको ये क्रक्स याद रखना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। देखो, मैं ना आपको सेम तरीके के क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन करा रही हूँ, ताकि एग्जाम में कोई सा भी आए आप बड़े आराम से कर पाओ, स्मूथली कर पाओ। तो देखो क्वेश्चन क्या है? उषा इंजीनियरिंग वर्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर सोल्ड अ 1000 स्विंग मशीन in 2023. Following are the particulars obtained from the record of the company. कंपनी के रिकॉर्ड से हमें ये सारे पर्टिकुलर्स मिले हैं जिन्हें हम देखने वाले हैं। तो देखो, पर्टिकुलर्स क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें दे रखा है। फिर बोला है कि कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चर द 1200 स्विंग मशीन इन 2024। हमें ये जो वैल्यू दे रखी है, कितने की दे रखी है? 1000 स्विंग मशीन की। हमें मैन्युफैक्चर कितनी करनी है? 1200। ठीक है, you are required to submit a statement showing a price at which machine would be sold so as to show a profit of 10% on the selling price। सेलिंग प्राइस पे 10% का प्रॉफिट मांगा है। हम जो कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट। हमसे प्रॉफिट कितने पे मांगा है? सेलिंग प्राइस पे। बट अभी हमने जो चीज़ पढ़ी है हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन सप्लाइड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्राइस जो है मटेरियल का वो 20% बढ़ गया है, वेज रेट जो है वो 5% बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी जब कराऊंगी। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस जो है वो अनचेंज है, दूसरी जो एक्सपेंस है वो भी अनअफेक्टेड है। अदर एक्सपेंस जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही हम पहले 1000 कैलकुलेट कर रहे थे और अब हम 1200 कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सेम ही रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अदर एक्सपेंस हमारा फिक्स्ड रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। इस क्वेश्चन में भी हमें कॉस्ट शीट ही बनानी है, लेकिन इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि हमें पर मशीन कॉस्ट बतानी है, तो हम टोटल का भी कैलकुलेट करेंगे और पर यूनिट का भी कैलकुलेट करेंगे। अब हमें सबसे पहले प्राइम कॉस्ट ही
निकालनी होती है? प्राइम कॉस्ट में 3 आइटम आते हैं, मटेरियल, वेजेस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो मटेरियल और वेजेस डालेंगे। बट इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान देना, क्योंकि हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले तो हमें डायरेक्टली मटेरियल की वैल्यू नहीं दी है। ये कितने यूनिट की है? ये 1000 यूनिट की है। हमें निकालनी कितनी है? 1200 यूनिट की निकालनी है। तो पहले हमें वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो जो भी मैं तुम्हें वर्किंग नोट में करा रही हूँ ना, ये तुम्हें एग्जाम में एज इट इज वर्किंग नोट नीचे बना के आना है और सारी कैलकुलेशन करके आनी है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए हम जो टोटल अमाउंट है 80,000 का, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट क्या था 2023 में। पिछले साल कितना था? तो कितना आ जाएगा? 80 रुपीज़। ठीक है, 80 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल था 2023 में। बट अभी कैलकुलेशन 80 से नहीं होगी, हमें यहाँ क्या लिखा है कि प्राइस ऑफ मटेरियल 20% बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे हमें 20% इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप 80 में 20% और ऐड करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो 96 होगा। तो अब हमें जो मटेरियल की मल्टीप्लाई करनी है वो 96 के हिसाब से करनी है। ठीक है, हमें कितनी यूनिट बनानी है? 1200, और कितना है अमाउंट का? 96। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास आएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारे पास कितनी आएगी? 1,15,200। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मटेरियल वाले कॉलम में लिख देंगे 1,15,200। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकाली है हमने? अभी अभी तो निकाली है, 96 निकाली है। अब हम सिमिलरली वेजेस का, वेजेस का अमाउंट हमें दे रखा है 1,20,000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 120। बट ये वैल्यू हमारी पिछले साल की है, 2023 की। अब हम देखते हैं कि क्या हमें कोई नोट दिया हुआ है? हाँ दिया है कि वेजेस जो है वो 5% से इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब हम इस 120 को 5% से इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 126 पर मशीन की कॉस्ट आ गई। अब हमें कितनी मशीन बनानी है? ये हमें टोटल मशीन बनानी है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई 126 से करेंगे और हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है वो आ जाएगा। एंड हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे, दैट इज 1,51,200। और इस कॉलम में हम लिख देंगे 126 जो हमने निकाला है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट का। अब इन दोनों को ऐड करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्राइम कॉस्ट की। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारी? 2,66,400। अब पर यूनिट का भी हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगी 222। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट तक हमारी कैलकुलेशन हो गई है। अब हमें क्या निकालना होता है? फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी होती है। अब फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं, ये तो आपको पता है ना, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड में सिर्फ हमें एक चीज दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। देखो या तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा आएगा, बहुत सारे आइटम दिए होंगे, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, या फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। देखो यहाँ आइटम इतने ही है गिने चुने, लेकिन कैलकुलेशन बहुत सारी है, तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा क्वेश्चन आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारी 50,000 दे रखी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में एक पॉइंट दे रखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल राइज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है? प्रपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो थी ना और कॉस्ट ऑफ वेजेस, उसकी कंबाइंड कॉस्ट के प्रपोर्शन बढ़ी है। देखो अब इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मटेरियल प्लस वेजेस है 2024 को, उसको डिवाइड करना पड़ेगा मटेरियल प्लस वेजेस अमाउंट ऑफ 2023, क्योंकि क्या बोला है कि प्रपोर्शन में बढ़ी है, इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट के प्रपोर्शन में बढ़ा है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इन 2023। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो 2023 में थी वो 50 है, हमने ये दोनों अभी कैलकुलेट करा है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही तो हम प्लस करके तो हमारा प्राइम कॉस्ट आता है ना, प्राइम कॉस्ट यही तो आया हमारा। एक बार देख लेते हैं प्राइम कॉस्ट क्या आया है, 222। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 222, और मटेरियल एंड वेजेस 2023 की जो पर यूनिट कॉस्ट है उसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, अब इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 55.50। ये हमारा पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आ गया। तो फटाफट इसको यहाँ पे लिख देते हैं पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में, दैट इज 55.50। अब 55.50 की मल्टीप्लाई जब हम 1200 से करेंगे, तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी हमारा आएगा, दैट इज 66600। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 66,600। ठीक है, इतना होने के बाद हमारे पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। देखो जब हम ऐड कर देंगे हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आएगी
3,33,000, ठीक है। और पर यूनिट में हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आएगी 277.50, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करना है। यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमारे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ऐड करना है हमें प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड हमें अभी ऐड करना है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें सैलरी ऑफ मैनेजरल स्टाफ दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं एंड रेंट एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस दे रखे हैं। सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंस अभी हम कर ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड इन राइज ऑफ आउटपुट। मतलब आउटपुट राइज भी होगा तो और कोई एक्सपेंस चेंज नहीं हो रहा। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 60,000 भी एज इट इज रहेगा, 10,000 भी एज इट इज रहेगा और हमारा 20,000 जनरल एक्सपेंस भी एज इट इज रहेगा। हमें इसमें कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली हमें यहाँ पे लिख देना है। तो डाल देते हैं। टैक्सेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 10,000 दी हुई है क्वेश्चन में। सैलरी की वैल्यू दी है 60,000, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दिया है 20,000। बट गाइस, पर यूनिट तो चेंज होगा, है ना। पर यूनिट तो चेंज होगा क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। बट पहले हम इसे डिवाइड कर रहे थे 1,000 से, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 1,200 से। तो पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होगा, देखो पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मान लो मैं रेंट एंड टैक्सेस का कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ रेंट लिख रही हूँ, समझ जाना रेंट एंड टैक्सेस है। 10,000 को हमें डिवाइड करना होगा 1,200 से। तो जब डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 8.33। अब अगर मैं सैलरी का करूं, मैनेजमेंट सैलरी, ठीक है। मैनेजमेंट सैलरी दे रखी है 60,000 को भी हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारे पास मैनेजमेंट सैलरी कैलकुलेट होके आएगी 50, ठीक है। देन थर्ड हमारा बचता है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस हमें कितने दे रखे हैं, जनरल एक्सपेंस दे रखे हैं 20,000। तो 20,000 को अगर मैं डिवाइड करूंगी 1,200 से, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 16.67। और यही तीनों यूनिट, यही तीनों जो आंसर आ रहे हैं हमारे, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सो यहाँ लिखेंगे 8.33, यही आ रहा है। देन हमारे पास आ रहा है 50 एंड यहाँ पे 16.67। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, जब इस फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की ये पूरी कॉस्ट ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी है जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी दैट विल बी 4,23,000। यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी 352.50। यहाँ पे गाइस जीरो है, हर बार लिखने में यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। लास्ट हमारे पास बचता है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को अब हमें ऐड करना है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट अनचेंज्ड है। अब हमारा टोटल अमाउंट कितना है 30,000, ठीक है। उसको हम 1,000 से पहले करेंगे डिवाइड, तो हमें पता चलेगा कि पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंस कितनी है 30। तो फटाफट यहाँ पे पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंस लिख देते हैं 30। अब हमें कितने की निकालनी है, 1,200 के लिए निकालनी है। तो 30 की मल्टीप्लाई हम इन यूनिट से कर देंगे और हमारे पास जो सेलिंग एक्सपेंस आएगी दैट विल बी 36,000, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी, जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था ना, उसके अंदर हम 36,000 को ऐड करेंगे और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी वो 4,59,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4,59,000 और यहाँ पे हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी दैट इज 382.50, ठीक है। अब हमारे पास हमें प्रॉफिट ऐड करना है और फिर हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। बट यहाँ पे आ गई है एक दिक्कत, क्या क्वेश्चन में दिया है कि सेल्स हमारी कितनी है 4 लाख है, ठीक है। ये पिछले साल की सेल्स है, इस साल की नहीं है, खुश मत हो। फिर बोला है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो कितना है 10% है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे 10% है। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही नहीं है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अब इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया था ना वही हम लगाएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 10%, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना। इसका 10% निकालोगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी 90, ठीक है। अब हम अपनी अजम्पशन को एक्चुअलिटी के साथ इक्वलाइजेशन करेंगे। 90 इज इक्वल टू हमारी कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 4,59,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 90 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा ना, जो आपके पास ये आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 5,10,000। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है। सेलिंग प्राइस लिख देते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास ये है,
तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 51,000। कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 51,000 को डिवाइड कर दो इन यूनिट से, ठीक है। कितना आ जाएगा 42.50। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 5,10,000 को 1,200 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 425.00 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ बिल्कुल क्लियर है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको याद रखनी थी, जैसे यहाँ पे एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, और दूसरा ये प्रॉफिट कैलकुलेशन। देखो, चाहती तो मैं तुम्हें ना डायरेक्ट ये भी बता सकती थी कि अगर कभी भी आपको बोला है कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे 1/10 है, तो कॉस्ट पे कितना होगा 1/9 होगा। ये डायरेक्ट था, लेकिन तुम्हें रटवाने से फ़ायदा क्या है। मान लो अगर तुम ये भूल गए, या मान लो 10% नहीं आया, 25% भी नहीं आया, कुछ तो मतलब चलो 25 वाला मैंने इसलिए याद करा दिया था कि मेजॉरिटी टाइम वो आ जाता है, मैंने PYQs में देखा है। बट मान लो अगर वो नहीं आया, मान लो 10% वाला भी नहीं आया, तो क्या करोगे, छोड़ के आ जाओगे? नहीं ना, आपको जो एक्चुअल तरीका है वो पता होना चाहिए। ये एक्चुअल तरीका है। अगर कहीं भी कुछ और भी परसेंट आता है ना, या आप भूल भी गए, तो भी आप अपने आप कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो। गाइस, मैंने आपकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 1 के जो नोट्स बनाए थे ना, उसी के अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन ऐड कर दिए। सारी चीज़ें, प्राइस कोटेशन वगैरह जो भी मैंने पढ़ाया है ना, ये सारी की सारी इस PDF में ऐड हैं। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डिटेल नोट्स हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं, सारे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको अभी 2 से 3 क्वेश्चन ही कराए हैं, इसके अलावा भी इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं फॉर योर प्रैक्टिस। सो थैंक यू।